ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो एग्जाम में कई बार अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, शॉर्ट टाइप आंसर आएगा, तो उसमें इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखनी है। ओके, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ यानी जब कोई पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है उसको मैग्नेटाइज करते हैं, तो उनके परमाणुओं का अलाइनमेंट होने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहना चाह रहा है कि जब कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में। उनको अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, सपोज वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, तो सारे के सारे एक दिशा में जब आते हैं तो इससे क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखो, इसको इधर आना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो किसी भी सिस्टम पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस वजह से इसके पास एनर्जी आई, और वो एनर्जी किस काम में आई थी? इसको सीधा करने के काम में आई थी, पर इसने वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसके परमाणुओं में अलाइनमेंट के कारण उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। फिर जब उसको क्या करते हैं, उसके बाद रुद्धोष्म रूप से यानी बाहर से सराउंडिंग से हम कोई भी उसके पास एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, और वापस हमने जो मैग्नेट लगा रखे थे मैग्नेटाइज करने के लिए, जैसे ही हम वो मैग्नेट हटाते हैं वापस इसको डिसोरिएंटेड होना पड़ता है, तो रुद्धोष्म रूप से जब विचुंबकित करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, फिर से कम हो जाता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इस सिद्धांत का उपयोग करके अगर गैडोलीनियम सल्फेट का रुद्धोष्म विचुंबकन किया तो 0.25 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त हुआ। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट लवण लिया तो 0.002 प्राप्त हुआ। और आजकल परमाणु के नाभिकों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो मिनिमम 10⁻⁻⁶ केल्विन टेम्परेचर तक अचीव कर पाए हैं हमारे वैज्ञानिक। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको इसके बारे में छोटी सी जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी है। पॉज कीजिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हम चलते हैं इसके सिद्धांत पे कि ये इस विधि में एक्चुअल में होता क्या है। तो इंग्लिश वाले में मैं डायग्राम ले लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, और हिंदी वाले में एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो होता क्या है, इस विधि से कम टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम एक कांच की नली ए लेंगे और उसमें एक अनुचुंबकीय लवण यानी कि पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कौन सा लेंगे? गैडोलीनियम सल्फेट GdSO4 या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का सैंपल रखते हैं। तो सबसे पहले कांच की नली देख लेते हैं। कांच की नली ये रही, देखो बैट के फॉर्म में है, कांच की नली है ये। इसमें यहाँ पे रखा हुआ है हमारा सॉल्ट, ये सॉल्ट रखा हुआ है कौन सा? पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, रख दिया कांच की नली में। अब क्या करना है, इसका संबंध टी नली द्वारा हीलियम कक्ष से और निर्वात पंप से होता है। तो इसका जो संबंध होता है, ये यहाँ पे देखिए, एक साइड से तो ये निर्वात पंप से यानी वैक्यूम पंप से है, और एक साइड से इसका संबंध होता है हीलियम कक्ष से, यानी कि एक साइड से हीलियम गैस से इसका कनेक्शन होता है। यह कांच की नली ए जो होती है वो द्रव हीलियम से भरे ड्यूअर फ्लास्क में रखी जाती है। इस कांच की नली को हमने एक फ्लास्क में रखा है, तो इस फ्लास्क को, और ये वाला फ्लास्क है जो मैंने रेड रेड बता रही हूँ मैं, इस फ्लास्क में हमने रखा है, और इसके अंदर जो है वो क्या भरी हुई है? लिक्विड हीलियम भरी हुई है। तो इसमें ये रहा ड्यूअर फ्लास्क, और इसके अंदर जो भरी हुई है वो क्या भरी हुई है? ये रही लिक्विड हीलियम, क्योंकि ये देखो कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। सो लिक्विड हीलियम से भरे हुए फ्लास्क के अंदर रख दिया जाता है, और फिर इस फ्लास्क को दूसरे फ्लास्क में रखा जाता है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरी हुई होती है। तो इस बार इस फ्लास्क को बाहर एक और फ्लास्क के अंदर रखा जाता है, और जो वो वाला फ्लास्क होता है उसमें क्या भरी हुई होती है? लिक्विड हाइड्रोजन। यानी कांच की नली लेना है, उसको सबसे पहले एक फ्लास्क में रखना है जिसमें लिक्विड हीलियम भरी हुई है, और फिर उस फ्लास्क को दूसरे फ्लास्क में रखना है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरी हुई है। और ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, इस प्रकार से द्रव गैसों से भरे फ्लास्कों को एक दूसरे में रखकर टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न कर देते हैं, ताकि सैंपल से अगर, मतलब
हमें पता है लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा सैंपल बहुत ठंडा हो जाए तो उसका जो कम टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, या उससे मिला हुआ कम ताप जो है वो आसपास के सराउंडिंग की वजह से वापस बढ़ ना जाए, तो वातावरण के संपर्क में ना आने पाए, इसलिए हम लिक्विड हीलियम और लिक्विड हाइड्रोजन से भरे हुए फ्लास्क में उसको रखते हैं। लवण के रुद्धोष्म विरूपण से जो टेम्परेचर हमें मिलेगा उसको नापने के लिए जो नलिका ए है उसके ऊपर चालक कुंडलियां लपेटी हुई होती है, जिससे कि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मापते हैं। और क्यूरी के नियम से अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चल जाएगी तो हमें उसका टेम्परेचर भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ससेप्टिबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिज्म के लिए वो कितनी होती है, C/T। तो अगर ससेप्टिबिलिटी पता चल गई तो हम उसका टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। तो वो कुंडलियां कहाँ लगाई हुई होती है, ये देखिए वो कुंडलियां लगाई हुई है यहाँ पे, ये रही चालक कुंडलियां। प्रोब जो है ये रहा प्रोब, इस प्रोब को बोलते हैं ये चालक कुंडलियां। ये ब्लू कलर से मैंने बता रखी है ना, ये यहाँ पे चालक कुंडलियां जो होती है ये उसके नली के लपेटी भी होती है, ताकि जो टेम्परेचर कम हुआ वो हम माप सके। इस पूरे उपकरण को दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रख देते हैं। तो दो शक्तिशाली चुंबक देखिए, एक तो S है और एक N है। ओके, तो ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे इसका सेटअप का। अब विधि करते हैं, विधि में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सेटअप का डिस्क्रिप्शन मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिखा देती हूँ, वो पोज करके देख लेंगे। देखो, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर बाय दिस मेथड। और ये इस तरह से आप इसको पढ़ लेना पोज करके। और यहाँ तक मैंने अभी तक समझा दिया है, और ये इसका डायग्राम। अब हम मेथड पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांच की नली ए में सब कंटिन्यू द्रव हीलियम को लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। तो वापस अब देखो डायग्राम में चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये रहा हीलियम चैम्बर था, तो कंटिन्यू लिक्विड हीलियम को हम कांच की नली ए में भेजते हैं। कंटिन्यू लिक्विड हीलियम को हम कांच की नली में भेजते हैं, जिससे हुआ क्या कि जो अनुचुंबकीय लवण था उसका टेम्परेचर द्रव हीलियम के टेम्परेचर के बराबर हो गया। अब लवण को चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकित करते हैं। तो इसके बाद ये S और N जो है इनसे हमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया। चुंबकन की वजह से क्या हुआ, उसके लवण के ताप में वृद्धि हो गई। मैंने बताया था, क्योंकि इधर उधर रैंडम ओरिएंटेड थे, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उस डायरेक्शन में आने के लिए सबको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी इनको मैग्नेटिक फील्ड से मिल गई, और मैग्नेटिक फील्ड से वो एनर्जी मिल गई जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसकी वजह से हुआ क्या, ध्यान से समझना कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, और यहाँ पर अभी अभी हमने क्या किया, लिक्विड हीलियम प्रोवाइड की थी। तो लिक्विड हीलियम जो अंदर रखी हुई थी और जो यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ था, इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या हुआ, गर्म हुआ। ये क्या हुआ, गर्म हुआ। गर्म होने की वजह से ये हीट किसने ले ली, लिक्विड हीलियम ने ले ली। तो लिक्विड हीलियम जो है वो लिक्विड की बजाय किसमें कन्वर्ट हो गई, वेपर में कन्वर्ट हो गई। यानी कि लिक्विड हीलियम जो थी वो लिक्विड स्टेट में थी, लेकिन जो लवण का ताप जब बढ़ा, मैग्नेटाइज हमने किया, तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से लवण का ताप बढ़ा। लवण का ताप जब बढ़ा तो उससे क्या हुआ, लिक्विड हीलियम ने वो टेम्परेचर खुद ले लिया और खुद गैस में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पानी को जब गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। उसी तरह से हीलियम लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि मेरे पास में ऐसा सॉल्ट है जो गर्म है, तो उसके कांटेक्ट में आके वो गैस में कन्वर्ट हो गई। जो गैस में कन्वर्ट हुई हीलियम थी उसको हमने वैक्यूम पंप से इधर खींच लिया, इधर खींच लिया। जैसे जैसे गैस में कन्वर्ट होती गई इधर हमने खींच लिया। तो जो लवण का बढ़ा हुआ ताप था, जो एनर्जी उसको मैग्नेटिक फील्ड ने दी थी, वो सारी की सारी एनर्जी एक तरह से हीट के फॉर्म में लिक्विड हीलियम ने ले ली, और लिक्विड हीलियम को हमने वेपर में कन्वर्ट कर लिया, और वेपर को हमने वैक्यूम पंप से सक करके बाहर निकाल लिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, नलिका ए में उपस्थित द्रव हीलियम जो है उत्सर्जित ऊष्मा को ग्रहण कर, मतलब जो उत्सर्जित ऊष्मा थी लवण की उसको ग्रहण कर गैस में परिवर्तित हो गई, और निर्वात पंप द्वारा हीलियम गैस और द्रव दोनों को हमने बाहर निकाल लिया और नलिका ए में वापस वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद चुंबकन की स्थिति में कुछ समय बाद द्रव हीलियम तापीय संतुलन में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सडनली चुंबक हटा लेंगे। जैसे ही चुंबक हटा लेंगे, सपोज सारे के सारे इस वक्त हमारे पास मैग्नेट जो एटम्स थे वो इस स्टेज में थे, पर उनका टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम क्यों है, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ा जरूर था लेकिन बढ़े हुए टेम्परेचर को हीलियम लेके भाग गई, तो इनका टेम्परेचर कम है। अब अगर हमने मैग्नेट भी हटा लिए तो मैग्नेट हटाते ही ये वापस क्या होना चाहेंगे, अव्यवस्थित होना चाहेंगे। लेकिन अब इनको अव्यवस्थित होने के लिए फिर से वो एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन फिर से इनके पास वो एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि वो एनर्जी कौन लेके चला गया, वो तो लिक्विड हीलियम लेके चली गई। तो अब इनके पास मजबूरी में खुद की इंटरनल एनर्जी को काम में लेने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो ये खुद की इंटरनल एनर्जी जो है वो रैंडम ओरिएंटेशन करने के काम में ले लेंगे, जिससे इनका टेम्परेचर और भी ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन हुआ, जिससे लवण का ताप और भी कम हो जाता है और 10⁻³ तक इस जो टेम्परेचर है वो हमें मिल गया। सो कहने का मतलब है, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाऊं, यहाँ पे सबसे पहले इसका मेथड देख लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये देखिए मेथड, आप इसको पोज करके तब तक मैं आपको समझाऊं हुआ क्या था। देखो अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनो आप, तो कांच की नली ए थी, उसमें लवण को रखा था हमने, सॉल्ट को रखा था। सबसे पहले सॉल्ट जो था वो पैरामैग्नेटिक था, यानी इधर उधर ओरिएंटेड था। हमने क्या किया कि उसके अंदर मैग्नेट लगाए, मैग्नेट से वो सीधे आ गए, एक डायरेक्शन में आ गए। उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी किसने दी, मैग्नेटिक फील्ड ने दे दी। और बाद में मैग्नेटिक फील्ड ने जब उसको एनर्जी दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। फिर हमने लिक्विड हीलियम डाला, लिक्विड हीलियम को लगा कि अरे वाह, सॉल्ट के पास तो बहुत सारा टेम्परेचर है, चलो हम इसको लेके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने वो हीट ले ली और वो गैस में कन्वर्ट हो गई। गैस में कन्वर्ट जैसे ही हुई, हमने वैक्यूम पंप से उस हीलियम को निकाल लिया, तो वो जो लवण था, सॉल्ट था, वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हमने मैग्नेट भी हटा दिए। जब मैग्नेट हटाए तो सॉल्ट को पता चला कि अब हमें वापस इधर उधर बिखरना है, पर बिखरने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो तो हीलियम लेके चली गई। तो अब हमें एनर्जी कहाँ से लगेगी, खुद के अंदर की एनर्जी निकालो। तो खुद के अंदर की एनर्जी उन्होंने निकाल के काम में ले ली, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कम हो गया। तो बेसिकली ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। अब इसकी मैथमेटिक्स भी है, वो हमें करनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर हमें मैथमेटिक्स वाइज प्रूव करना है कि टेम्परेचर कम कैसे हुआ। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो नलिका ए है उसमें बी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जिसमें उसमें चुंबकीय जो चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो आई इंड्यूस हो गया। तो चुंबकीय लवण पर किया गया कार्य कितना होगा। अब ये देखो, प्रेशर पी लगाने से किसी गैस के वॉल्यूम में चेंज होता है डीवी, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, पी डीवी। बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बी लगाने से अगर किसी सब्सटेंस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डी चेंज होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बी डी आई। यानी प्रेशर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। कारण, क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अनुचुंबकीय लवण पर कार्य किया गया है, अगर उसके ऊपर कार्य किया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड ने कार्य किया है यहाँ की, और उसकी वजह से बी लगाने से आई में इंक्रीमेंट हुआ है, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा है, जबकि प्रेशर पी लगाने से वॉल्यूम घटता है। तो इस वजह से इनका जो नेचर होता है वो ऑपोजिट होता है। बाकी फॉर्मूले में यही रहेगा, जहां जहां प्लस डीवी आता है वहां वहां आपको माइनस का बीडीआई लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लाइन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ने काम किया, बी मैग्नेटिक फील्ड ने, उसकी वजह से चुंबकन तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डी चेंज हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ, बीडीआई। अब ये लवण पर किया गया कार्य था, अगर लवण द्वारा किया गया कार्य होता तो, अगर पर किया गया कार्य पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो द्वारा किया गया कार्य में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं डी क्यू कितना होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर dw जो है, इस बार dw का एक्चुअल फॉर्मूला कितना होता है, pdv होता है, लेकिन तब मैग्नेटिक फील्ड लगाते नहीं है अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इस बार हमने थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई है, तो pdv के साथ एक्स्ट्रा टर्म और आएगा, तो dw का फॉर्मूला ना सिर्फ pdv होगा बल्कि pdv माइनस का bdi होगा, क्योंकि यहाँ pdv के साथ साथ जो चुंबकन के कारण काम आ रहा है वो भी पिक्चर में आ रहा है। तो ये जो dw है, अब देखो इस सिचुएशन में हमने सॉलिड मटेरियल लिया है, सॉलिड मटेरियल के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, इसलिए pdv कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो dw कितना हो जाएगा, माइनस का bdi। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू du माइनस bdi, और dq सेकेंड लॉ से कितना होता है, tds के इक्वल होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, TDS इज इक्वल टू DU माइनस BDI, ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सवेल रिलेशन से। ये मैक्सवेल रिलेशन आप देख लेना यहाँ पे, करेक्ट, ये आप देख ही लोगे। और इस डेल्टा एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं T डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू होता है, जैसे DQ इज यहाँ से जैसे dq इज इक्वल टू TDS होता है, वैसे ही T डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू होता है। तो डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो डेल क्यू तो यहाँ पे आ गया और टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब हमें पता है PdV जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, माइनस का BDI के, यानी P को हम माइनस B से रिप्लेस कर सकते हैं और वॉल्यूम को हम I से रिप्लेस कर सकते हैं इसी इक्वेशन में। तो P को माइनस B से और V को I से रिप्लेस करने से जो मैक्सवेल रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स का आता है वही मैक्सवेल रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये वाला करते हैं डेल टी, तो टी की जगह तो आपको वापस टी ही मिलेगा, नीचे पी है, पी की जगह आपको माइनस का बी मिलेगा, वो माइनस राइट हैंड साइड में आ गया है, पहले लेफ्ट में था, कोई बात नहीं, राइट में भेज देंगे। कांस्टेंट एस की जगह एस लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर टी है, तो वो टी का टी एज इट इज आ गया। यहाँ पर वी है, वी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, नीचे आपका क्यू है, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, और कांस्टेंट में यहाँ पर पी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और जो इधर माइनस लगा हुआ था उसको हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। सो आई होप इट इज क्लियर, हमें हमारा ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, ये देखो माइनस लगा हुआ है, एज इट इज रखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, माइनस का टी एज इट इज है, इसको डेल्टा आई को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, और डेल्टा टी को डिवाइड कर दो और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कितना है, डेल्टा क्यू, और कांस्टेंट में क्या है, बी, लिख सकते हैं, जो चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को तो ऊपर ही रहने दो और इसको नीचे भेजेंगे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भेजने से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जिस तरह से Cp क्या होता है, Cp होता है डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट P, Cv क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट V, उसी तरह से Cb होता है डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट B, जो कि ये रहा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो, Cb, यानी कि ये स्पेसिफिक हीट है कहाँ पर, एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास डेल क्यू अपॉन डेल, इस डी को आप हटा दीजिए, ये एक्चुअली डेंसिटी के लिए है, इस डी को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर Cb आ गया, तो ये वाला फॉर्मूले की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Cb लिख सकते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये चल रहा था, तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास ये एज इट इज, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस का टी, ये रहा माइनस का टी, यहाँ पे ये टर्म जो है वो Cb आ गया, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अपने पास कितना आ जाएगा, Cb, और ये डेल आई बाय डेल टी जो है वो एज इट इज आ गया। इस डी को आप अवॉइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेंसिटी के लिए है, ठीक है, डी को रहने दो। अब हम क्या करते हैं, क्यूरी का लो हम जानते हैं, काई इज इक्वल टू सी बाई टी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन बी, ये हम रूल जानते हैं, ये ऑलरेडी वेल नोन फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशन से आई की वैल्यू निकालो, काई को छोड़ दो, इन दोनों से आई निकालो, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, BC अपॉन म्यू नॉट टी हो जाएगा,
ठीक है। अब इस इक्वेशन 8 में क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे तो i का करेंगे तो कितना हो जाएगा, और b को कांस्टेंट रखते हुए करेंगे तो डेल i अपॉन डेल t एट कांस्टेंट b हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में t के रेस्पेक्ट में करना है तो b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, म्यू नॉट 1/t का होगा, 1/t का कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डेल i अपॉन डेल t एट कांस्टेंट b। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 7 में हमें पुट करनी है, इक्वेशन 7 में हमें पुट करनी है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी इसकी जगह, इसकी जगह। तो ये वाला टर्म जो है वो तो एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस का टी अपॉन सी बी, डी अवॉइड करना कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का ही रखा है, बट एक माइनस देखो यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है तो वो पॉजिटिव हो गया है। और इसकी जगह हमने क्या रखना है, ये बी सी, ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बी सी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से यहाँ पे सी और आपका म्यू नॉट, हाँ सी बाई म्यू नॉट, सी बाई म्यू नॉट को नया कांस्टेंट दे दो ए नाम, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। इसमें डी भी इंक्लूड किया है पर डी को मैं शुरू से अवॉइड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी टी। अब हमारे पास क्या मिला, डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी टी। अब देखो क्या करना है आपको, कि इस t को तो ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर, और इस डेल b को ले जाओ उधर, तो इधर तो आ जाएगा t डेल्टा t और इधर आ जाएगा b डेल्टा b। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में मान लीजिए कि हम जब v चुंबकन करते हैं तो उस टाइम पे मान लीजिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड b लगाई थी उस वक्त सॉल्ट का टेम्परेचर था T1, और फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड सडनली हटा दी थी, जीरो कर दी थी, तो टेम्परेचर हो गया T2। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट जाएगा T1 से T2 तक, और राइट हैंड साइड में लिमिट जाएगा B से 0 तक, क्योंकि हम v चुंबकन कर रहे हैं। तो t डेल्टा t का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाय 2 होता है। और अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे t डेल्टा t का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाय 2, सो टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगेगी T1 से T2, तो कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाय 2। राइट हैंड साइड में a अपॉन सी बी कॉन्स्टेंट है, और b डेल्टा b में भी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लेकिन लिमिट पुट करनी है b से 0 से, तो 0 माइनस बी स्क्वायर बाय 2, तो 0 माइनस बी स्क्वायर बाय 2 में माइनस का बी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में आपके पास नेगेटिव साइन में क्या मिला है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी। यहाँ से हमें T2 निकालना है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर है, तो T1 को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो T1 माइनस ये हो जाएगा, इसमें से T1 कॉमन ले लो, तो T1 कॉमन लेके ये आ जाएगा, और हमारे पास इधर T2 का स्क्वायर है, अगर सिंपल T2 लेना है तो ये आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपको T2 स्क्वायर की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है T1 स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, उस समथिंग को मैं अल्फा बोल देती हूँ। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, T1 जो था वो मैग्नेटिक फील्ड B जब लगी हुई थी तब टेम्परेचर था, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, T2। तो सपोज T1 की वैल्यू 5 है, तो 5 में से कोई टर्म माइनस करोगे तभी आपके पास आएगा T2। इसका मतलब T2 की वैल्यू जो है, T2 की वैल्यू जो है वो T1 से क्या हो गई, कम हो गई, जिससे ये प्रूव होता है कि सॉल्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। तो ये फॉर्मूला यानी इक्वेशन नंबर 12 जो है, यहाँ तक आपको डेरिवेशन इसका करना है, बाकी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ इसका थर्मोडायनेमिक्स जो है, पोज करते करते आप देख लीजिए, इसको पोज कर लीजिए, उसके बाद इसको पोज कर लीजिए, पोज करके देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। बस इतना ही करना था, यहाँ नहीं करना था, इक्वेशन नंबर 12 तक ही करना था आपको। दैट्स इट।